नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फटाफट नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। तो आज एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक होने जा रही है। ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म होते हुए नजर आ रहा है और आज ये बैठक सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हुई है। लगभग 7 घंटे की ये बैठक चलेगी। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे जहां दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर अगर बात की जाए तो यहां पर आज वक्फ कानून को लेकर तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आएंगी। इधर झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। क्या पूरा मामला है, विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। और आगरा की बात करेंगे जहां पर आपको बता दें कि धारा 163 जो है वो लागू हो चुकी है और फिलहाल इसके हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। यूपी में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया है। 33 आईएएस अफसरों का तबादला योगी सरकार में किया गया है। इस तबादले के पीछे की मुख्य वजह वो भी जानेंगे। उसके बाद विस्तार से पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर किस मंशा के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार वहां पर प्रशासनिक फेरबदल करते हैं और वहां पर बदलाव की जो गूंज है वो देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक जो है वो 10 बजे शुरू हो रही थी और इसी को लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की ये बैठक आज है, जहां पर 4 सेशन में ये बैठक होने वाली है। 7 घंटे ये बैठक चलेगी। तो फिलहाल जेपीसी की बैठक जो है ये फिलहाल होने वाली है, जहां पर मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव। बिल्कुल, देखिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू होनी थी और ये आसपास का समय निर्धारित था। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी और इस दौरान कई जाने माने कानून विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल रहेंगे। उनसे बातचीत की जाएगी कि एक देश एक चुनाव कितना जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी है इस देश में, और इसे लोग अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं, लोग इसे समझ पाएंगे या नहीं, लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन्होंने अपना अपना वर्चस्व राज्यों में बनाया है, जो राज्य तक सीमित है या आसपास के राज्यों तक उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है, उन सबको ये चिंता है कि एक देश एक चुनाव से सिर्फ एक पार्टी को फायदा मिलेगा जो केंद्र में होगी। यही वजह है कि कुछ रुकावटें इसके सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज जेपीसी की ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ये कहा जा रहा था कि सुबह 10 बजे से होगी और 4 सेशन इसके होने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता से बातचीत होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर अंतिम सत्र में आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें जो दूसरा सत्र होगा वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं एसएन झा, उनके साथ होगा। तीसरा सत्र पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति बीएस चौहान शामिल होंगे और अंतिम सत्र में राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का साथ होगा। उनके साथ बैठक होगी, विचार विमर्श किया जाएगा और एक देश एक चुनाव पर अगर एक सहमति बनती है तो उस पर बहुत जल्द फैसला लिया जा सकता है, कानून लाया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि विपक्ष ने पहले ही विरोध के सुर सरकार के सामने रखे हुए हैं और कहा है कि हम इसका समर्थन किसी भी सूरत में नहीं देंगे, हम इसके समर्थन में नहीं है। और यही वजह है कि इस पर जेपीसी का गठन किया गया था ताकि जेपीसी के अंदर बैठक हो, जितने भी सदस्य इसमें रखे गए हैं वो पूरी गहनता के साथ विचार विमर्श करें, हर एक पहलू पर, हर एक प्रावधान पर नजर बनाई जाए कि क्या इसका नुकसान है, क्या इसका फायदा है। दोनों जो पहलू हैं उन पर देखा जाए, फायदे नुकसान जो भी हैं, कितना फायदा देश को होगा और कितना नुकसान भी हो सकता है। लोकतांत्रिक रूप से जिन पार्टियों ने इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका बनाई है, लोगों के हित में, आमजन के हित में, उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ताबिश, वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा, वक्फ कानून के बाद अब इस पर भी गर्माहट तेज हो रही है और आज जेपीसी की बैठक भी हो रही है। ताबिश, क्या जानकारी इस बैठक के नजरिए से मिल पा रही है अभी तक? बिल्कुल, देखिए शीतल, आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, बहुत जोरों शोरों तैयारियां चल रही हैं। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी हैं और साथ ही जो पूर्व तमाम जज हैं उनसे बातचीत की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया तैयार की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी तैयारियां कर रही है। अलग अलग तरह से जन जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम अलग अलग तरीके से आयोजित किया जा रहा है। हालांकि आज
एक बहुत अहम बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जो पूर्व जज मौजूद रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर विधायिका के तहत क्या कोई कानूनी अड़चन आने वाली है, क्या किसी तरह की और दिक्कतों का सामना हो सकता है, इसलिए जजों से राय मशवरा लिया जा रहा है। हालांकि आज एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। उस वेबसाइट के माध्यम से देश की आम जनता से, बुद्धिजीवी वर्ग से भी अब सुझाव लिए जाएंगे। आज ही ये वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। 7 घंटे तक लगभग ये बैठक चलेगी और 4 चरणों में ये बैठक होगी, जिसमें देश भर के तमाम जो जज हैं उनसे बातचीत की जाएगी। हालांकि देखिए, जेपीसी के पास जाने से पहले लगातार इस पर हमने विवाद भी देखा था। कई जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो इस पर अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करते हुए नजर आए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरह से देश के अंदर लागू हो जाता है तो आखिर इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो 2034 का जो चुनाव होगा वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत किया जा सकता है, जिसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2034 में ये चुनाव अगर होता है तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये भी कोशिश कर रही है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव से पहले देश की आम जनता तक वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों को पहुंचाया जाए, और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की अलग अलग जन जागरण बैठकें की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले एजेंडा साफ था कि देश के अंदर एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव अगर होता है तो इससे कई चीजों का फायदा हो सकता है। एक सबसे बात यह कि जो समय की बर्बादी होती है, बार बार आचार संहिता लगने से काम रुकते हैं, वो समय की बर्बादी बचेगी। साथ ही जो पैसे की बड़ी तादाद में बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी बचेगी। साथ ही कई बड़ी फोर्सेस लगानी पड़ती है, फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं। देश में किसी ना किसी कोने में कभी ना कभी चुनाव चलते रहते हैं। इसकी वजह से कई कामों को डिस्टर्ब करना पड़ता है और कई फोर्सेस को उन चुनाव में डिप्लॉय किया जाता है। तो ये तमाम जो की ये मीटिंग जो हो रही है, इसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की अगर एक बात की जाए, जितनी भी चीजें उनके द्वारा लाई जा रही है, एक ही चीज, एक ही प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है, लोगों को समझाना कि ये उनके लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी फायदेमंद नहीं। अभी आप वक्फ बिल के बाद जेपीसी की ये मीटिंग जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो रही है, इस बीच कितने चैलेंजेस रहने वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल, चूंकि आपने वक्फ का जिक्र किया है, तो वक्फ बिल खास तौर से एक कम्युनिटी और एक विशेष वर्ग के लिए, जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। और चूंकि देश की जनता इस बात को भली भांति जानती है, अगर एक साथ चुनाव किए जाते हैं, और ये पहले होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चुनाव किए जा रहे हों, ये पहले होते रहे हैं। तो ऐसे में 82 तक जब चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, यानी एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते रहे हैं, तो क्यों अब आगे ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में देश की जनता भी ये चाहती है कि अगर समय की बर्बादी बच सकती है, पैसा बच सकता है, जो फालतू चीजें हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन कराने में मुझे लगता है कि देश की जनता को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है वो जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से उनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। और इसीलिए जो इसका सबसे ज्यादा विरोध करेंगे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल करेंगे। जो एक राज्य के अंदर क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो उसका इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होता है और देश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है तो वो दोनों ही वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है। और इसीलिए लेकिन ताबिश, जब लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर जो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है उसमें ट्रेंड एक बन गया है कि विरोध करना है हर किसी चीज का। हालांकि ये वही कांग्रेस थी जब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, ये वही कांग्रेस थी जब ईवीएम देश में आई थी, लेकिन उसी का विरोध आज कांग्रेस कर रही है। तो क्या हम इसे एक ट्रेंड माना जाए कि विपक्ष सिर्फ ट्रेंड के सहारे अपना विरोध दर्ज कर रही है, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उस पर गहराई से विश्लेषण करने? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देश की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, या बहुत सारी मैन पावर जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग चुनावों में एंगेज हो जाते हैं और काफी सारा काम जो है वो रुक जाता है। तो क्या इन तथ्यों पर भी विपक्ष को सोचने की जरूरत है गहनता से, ताकि इसका कोई निर्णय निकाला जाए? देखिए शीतल, हमने एक बात देखी है, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में अस्तित्व में आई है, तब से बिना
विपक्ष के डरे, यानी विपक्ष से बिना डरे भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण बिलों पर फैसला लेकर उन्हें पास कराती रही हो, चाहे उसमें 370 हो, 3 तलाक हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या कोई और ऐसा बिल हो जिसको लेकर के राजनीति देश के अंदर हुई हो। लेकिन चूंकि मसला यहाँ पर यह है कि विपक्ष उन मुद्दों को लेकर के घबरा रहा है जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दल घबरा रहे हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना पहुंचे, इसीलिए विपक्ष को इस बात की घबराहट है। सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष बार बार क्यों कई अहम बिलों का विरोध करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो राजनीतिक अस्तित्व विपक्ष का खतरे में आ सकता है। कई ऐसे बिल हैं जिन पर विपक्ष बिना सोचे समझे विरोध करता है और जिसका नुकसान विपक्ष को भुगतना पड़ता है। कई राज्यों के अंदर हमने विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव भी देखे हैं जिनको बिलों को लागू करने के बाद चुनाव हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजोरिटी के साथ सरकार बना लेती है। किसानों के बिल की अगर बात की जाए, वो सरकार वो भी बिल लेकिन एक बात आप बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं ताबिश, ये कितनी बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को फायदा नुकसान होगा। क्या इस बारे में भी संवैधानिक रूप से सोचा जा सकता है कि किस दल को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव में उतरने का अधिकार है लोकतांत्रिक रूप से, और जनता जिसे चुनेगी वो सरकार बनाएगा, जनता जिसे चुनेगी वो सामने आएगा। तो क्या ये भी एक तर्क है सोचने वाला कि क्या राजनीतिक पार्टियों को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को हो सकता है, खास तौर से जो एक राज्य की राजनीति करते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण लें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, लोकदल, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहां की जो पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज है, तो इसका नुकसान पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज को हो सकता है और इन सब पर चर्चा का विषय है और इसीलिए चर्चा इन सब पर हो सकती है। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि ये जेपीसी की बैठक जो है वो चल रही है और आगे वक्फ कानून को लेकर बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन का आंदोलन जो है वो और तेज हो चुका है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में ये बड़ी बैठक जो है वो की जा रही है। ताला कटोरा स्टेडियम में AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये बड़ी बैठक की जा रही है। वक्फ कानून के विरोध में अब राजधानी दिल्ली में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। ताल कटोरा स्टेडियम में आज ये आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा आरजेडी से मनोज झा पहुंचेंगे। ये कई बड़े ऐसे नाम हैं, विपक्षी नाम है, जो आज इस कानून का विरोध करते हुए दिल्ली के अंदर नजर आएंगे और दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि देखिए दिल्ली में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है और हर राज्य में ऐसा होना चाहिए। हालांकि पहले ही बंगाल के अंदर इस पर खूब हिंसा भी हुई है, वहां पर अब जांच पड़ताल भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। लेकिन अगले कई दिनों तक AIMPLB की तरफ से ये कहा गया है कि ये विरोध ऐसे ही चलेगा, वक्त बचाओ विरोध ऐसे ही चलेगा। अब देखना होगा कि दिल्ली के अंदर इसके बाद जब ये बैठक होगी तो निष्कर्ष क्या कुछ निकल कर आएगा, आउटकम क्या कुछ निकल कर आएगा और आने वाले समय में इस कानून को लेकर कैसे विरोध यहाँ पर किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल जुड़ चुके हैं। उज्जवल, बताइएगा क्या कुछ रहने वाला है आज, जहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी विरोध प्रदर्शन करेगा, बैठक करेगा, तो यहाँ पर ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, देखिए दीपाली, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब से वक्फ संशोधन विधेयक था तब से कहीं ना कहीं जो है वो इसका विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके बाद ये और मुखर रूप से जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का विरोध कर रहा है। और इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो वक्फ बचाओ अभियान के तहत आज दिल्ली में, दिल्ली का जो ताल कटोरा स्टेडियम है वहां पर एक बड़ा जलसा, आप ये कह सकते हैं कि जो नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज की बैठक को दिया वो यही दिया है कि वक्फ बचाओ अभियान। और इसके तहत आज तमाम विपक्ष के बड़े नेता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जितने भी बड़े पदाधिकारी है वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर काफी पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जमाते इस्लामी हिंद के भी जो बड़े मुस्लिम संगठन जैसे हैं वो आज इस
जो जलसा है उसमें पहुंचने वाले हैं, आज के कार्यक्रम में पहुंचने वाले, जहां पर वो अपना कड़ा विरोध जो है करते हुए इस कानून को लेकर दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ देखिए जो विपक्ष के कई सांसद इसमें अपनी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी सबसे मुख्य नाम है। वो लगातार जब से ये कानून बनाया या उससे पहले जब से विधेयक था तब से लगातार इसका जो है वो तमाम बड़े बड़े मंचों पर जो हो, चाहे संसद के अंदर हो, बाहर हो, जहाँ उनकी रैलियां हो, वहां पर करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा देखिए आरजेडी से जो सांसद है मनोज झा वो इसमें पहुंचेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो सांसद है इमरान मसूद वो इसमें पहुंचेंगे, और साथ ही जो समाजवादी पार्टी के सांसद है मुहिबुल्लाह नदवी वो इसमें जो है वो पहुंचेंगे। उज्जवल, क्या पैरामीटर्स रहेंगे, क्या बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस विरोध को दर्ज किया जाएगा? क्या तमाम चीजें जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए या प्रशासन की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल, देखिए शीतल, जब ये बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के प्रेस क्लब में। उस प्रेस क्लब में मैं भी मौजूद था। वहां पर उनके प्रवक्ता जो है उनसे मैंने बातचीत की थी, उनके जो पदाधिकारी जनरल सेक्रेटरी उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसका विरोध जरूर कर रहा है कानून का, लेकिन जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उसी के अंतर्गत वो जो है इस कानून का विरोध करेंगे। और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने उसी वक्त उसी दौरान जब इसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ही इसका जो है वो विरोध किया जाएगा। और आज इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो तालकटोरा स्टेडियम में जो एक बड़ा कार्यक्रम बुलाया गया जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं, वहाँ पर जो कहीं ना कहीं लोग हैं पहुंचने वाले हैं और अपना कड़ा विरोध जताने वाले हैं। और इसके साथ ही देखिए ये जो कार्यक्रम है 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक तकरीबन 87 दिन हो जाएंगे। आप देखेंगे तो ये जो पूरा अभियान है बचाओ अभियान 87 दिन चलने वाला है। और इसमें ये कहा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर एक और चीज है, जिस तरीके से इस कार्यक्रम की बात की जा रही है कि जो विरोध किया जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो है वो जागरूकता अभियान भी चला रही है वक्फ बिल को लेकर। तो ये दोनों अब आपस में क्लैश करते हुए नजर आएंगे दोबारा से एक बार। और जिस तरीके से ये फेज शुरू किया गया है, 1 करोड़ हस्ताक्षर करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो समर्थन में भी हैं उसी कम्युनिटी के। बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो लगातार इसका विरोध जरूर कर रहा है और 1 करोड़ जो है लोगों का उन्होंने अभियान कहीं ना कहीं टारगेट रखा है कि हस्ताक्षर करके जो है वो पीएम मोदी को जो भेजे देंगे। और जब ये पहला जो उनका फेज चल रहा है वक्फ बचाओ अभियान, ये जो है वो 87 दिन है, उसके बाद सेकेंड फेज जब शुरू होगा तब आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि 5 मई को इसकी जो सुनवाई है वक्फ जो संशोधन बिल है उसको लेकर जो कानून है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति है भी बनाई है। कल बीजेपी का जो दिल्ली में ऑफिस है वहां पर 2.5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण। फिलहाल रोकना चाहेंगे बड़ी खबर, तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। ये तालकटोरा स्टेडियम इसके लिए चुना गया है, एआईएमपीएलबी की बड़ी बैठक जिसमें बड़े नेता शामिल हैं। पहले ही हमने आपको नाम बताए हैं, असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा नाम, मनोज झा और भी कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु इसमें शामिल होंगे और वो इस वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के अंदर स्ट्रैटेजी को तैयार करेंगे, रणनीति को तैयार करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि अगले कई दिनों तक इस पर विरोध जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे मैं ये था कि यह तो इस विधेयक को विचार संसद में ला हो गया तो ये स्क्रूटनी में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टैंड नहीं करेगा। और आज मेरा वो शक बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये बहुमत के बल पर इन्होंने लोकतंत्र को दबा दिया है, सारे विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके विभिन्न संगठनों ने जो ईमेल प्रतिनिधि मंडल के साथ में अपनी बात कर दिया है। और मजे की बात यह कहते हैं कि हम मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इतना झूठ बोलने वाला निजाम मैंने जिंदगी में तो पहली बार देखा है। मैं मित्रों
आपसे कहना चाहता हूं, ये केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता पा गए केवल छल कपट के बल पर और इस देश की मीडिया का गलत उपयोग करके सत्ता पा गए। ये जो कुछ भी इस देश में चल रहा है आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा है। और मित्रों, जहां जहां तानाशाही है उसने सबसे पहले मीडिया पे कब्जा किया है। मीडिया के बाद में उसने क्रोनिक कैपिटलिज्म चलाया है और सबसे बाद में कहा कि हम तो अवतार हैं, हम तो बायोलॉजिकल नहीं है। यही जर्मनी में हुआ था, यही इटली में हुआ था। आखिर को जर्मनी और इटली बर्बाद हो गया। मित्रों, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जर्मनी का अब उद्धार हो गया है, इटली भी अब अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे हो रहा है। ये देश, इस देश मोदी का, इस देश में जो कोई नाचीज व्यक्ति है, जो धनहीन है, जो बहुत ही कमजोर, उसी सम्मान के साथ उसे इस वतन में रहने का अधिकार है। इसलिए मित्रों, मैंने कहा है कि ये अभी खतरा टला नहीं है। संवाद बढ़ाने के लिए हमें सारी शक्ति झोंक देनी है। देखिए, जो मुसलमान भाई से ज्यादा बहुत पहले हजारों वर्ष तक इस देश के जो शूद्र कहे जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कहे जाते हैं, जो उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया गया था कि जानवर से बदतर जिंदगी उन्हें जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये बात ये हो रही है जो ये लोगों को पता नहीं है। ये मुझे खुद नहीं मालूम था। अगर मैं इन लोगों की संगत में बैठ करके इसे मालूम ना करता, मुझे भी नहीं मालूम था। जो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोग जिधर उंगली उठा देते वो जमीन उनकी हो जाती है। मेरे बाद में समझ में आया कि रूल ऑफ द लॉ है तो कैसे जमीन किसी की हत्या ली जाएगी। और जिस कानून के लिए 2013 में बैठी थी इसी संसद में, और इस भारतीय जनता पार्टी ने जिसे बहुमत से पारित कर दिया था, 2024 2025 में आते आते उसमें कौन सी खामियां नजर आने लगी। मित्रों, ये बड़ी जमात को मैंने किस तरह से इन्हें किया है, जिससे इनके साथ जो रेडिकल फोर्सेस है उनका मनोबल बढ़ जाए और वो गुंडागर्दी और तेजी से करने लगे। लेकिन ये हमारा कर्तव्य, ये देश हमारा भी है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। किसी की जान दी। तो देखिए, अभी जो ताल कटोरा स्टेडियम है वहां पर ये अभी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इस पर बैठक होनी है। तो फिलहाल सार्वजनिक रूप से मंचों से वहां पर लोगों को संबोधन भी किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ये बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे। इस रांची में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। रांची में एक बार फिर से ईडी पहुंची है। तेतुलिया वन भूमि घोटाला में ईडी की ये दबिश देखने को मिल रही है झारखंड के रांची में, जहां पर कई बिल्डरों के ठिकानों पर ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी ने अपनी दबिश दी है, जहाँ पर लालपुर और कई बाकी सारे इलाके हैं जिसमें ईडी की छापेमारी चल रही है। कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। यहाँ आपको बता दें कि राजवीर कंस्ट्रक्शंस के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और इस बीच राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से 3 डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और इन सभी के अलग अलग जगहों पर रेड जो है प्रॉपर्टीज पर चल रही है। बिल्कुल, देखिए, कई बड़े जो बिल्डर हैं उनके ठिकानों पर ये ईडी की रेड चल रही है। राजवीर कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से 3 डायरेक्टर जुड़े हैं, जिनमें पुनीत अग्रवाल, वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल शामिल है। ईडी की टीम रांची के हरिओम टावर पर छापेमारी कर रही है। राजवीर कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर ईडी की दबिश है। कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की रेड चल रही है। वहां पर भी ईडी पहुंची हुई है सुरक्षा बल के साथ, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे। इसके साथ इन दोनों के राजवीर कंस्ट्रक्शन पर ईडी की छापेमारी हो रही है। इससे पहले 26 सितंबर 2023 को इनके ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी भी हो चुकी थी। ये सभी बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जिनके वहां पर एक बार फिर से ईडी ने दबिश दे दी है और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि इन दोनों
के साथ जो 2 डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, उन सभी के 3 डायरेक्टरों के अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है, जहां पर तस्वीर आपके सामने है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ ईडी की टीम हरिओम टावर के 6ठे फ्लोर पर भी मौजूद राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स जो है उसे भी खंगाल रही है। अलग अलग जगह छापेमारी रेड हो रही है और यहाँ पर फिलहाल ईडी की दबिश में रांची का एक प्रॉपर्टी जो है बिल्डर का ठिकाना जो है वो आया है, जिस बीच आप देख सकते हैं कि ये वो राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है जिसके बाहर ईडी की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, अपने दलबल के साथ, सुरक्षा के साथ वहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है। इससे पहले भी 2023 में वहां पर जीएसटी की टीम पहुंची थी और उन्होंने इसमें छापेमारी की थी। ज़रूर कुछ चीज़ें ईडी के हाथ में लगी हैं, उसके बाद ही ये दबिश वहां पर दी जा रही है। लेकिन जब छापेमारी होगी वहां पर कुछ चीज़ें मिलेंगी या नहीं, ये देखना होगा और उसके बाद अगला प्लान क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा, ये देखना होगा। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट के अंतर्गत ये चल रहा था, इसमें छापेमारी लगातार चल रही है। और शीतल, ये पहली बार नहीं है जबकि झारखंड में लगातार ईडी की दबिश पड़ रही है, तो इन्हें कहीं ना कहीं से सूचना थी कि यहाँ गड़बड़ी है, जिसके चलते आज सवेरे से पूरी टीम छापेमारी में लगी हुई है। हालांकि इसकी सूचना तो मीडिया कर्मियों को नहीं दी जाती है, हम लोग लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं कि सूचना निकाली जाए, परंतु लगातार अगर इस तरह की जो समस्याएं यहाँ देखी जा रही है कि लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, 2023 में भी इसी कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग ने भी छापेमारी की थी और इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। तो अभी तो प्रारंभ हुई है शीतल, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो दोनों ठिकाने पर इनकी छापेमारी चल रही है उससे क्या बरामदगी हुई है, क्या आउटपुट इसका निकल कर सामने आया। लेकिन बहुत बड़ी खबर ये झारखंड से है कि मनीष, ओवरऑल कितनी जगहों पर इस वक्त रेड चल रही है, क्योंकि अलग अलग ठिकाने कहे जा रहे हैं, ना ही सिर्फ राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक बल्कि जो बाकी डायरेक्टर जुड़े हैं उनके अलग अलग ठिकानों पर भी। और जो हमारे सूत्र, चूंकि रूपाली आपको जानकारी होगी कि इसकी परफेक्ट सूचना किसी को दी नहीं जाती है, अगर मीडिया कर्मियों को भी दी जाएगी तो उन्हें इस चीज की आशंका होती है कि कहीं ना कहीं जिसके खिलाफ छापेमारी होगी वो अलर्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों को जो अभी जानकारी मिल रही है, कुल मिला के 3 जगहों। चलो, फिलहाल संपर्क कट चुका है मनीष झा का, दोबारा से फिलहाल उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि टैक्स से जुड़ा मामला हो सकता है, लेकिन बड़ी बात कि क्या सिर्फ और सिर्फ टैक्स तक ही ये ईडी की जो छापेमारी है वो सीमित है, क्योंकि ईडी जब जिस जगह पर पहुंचती है तो वो मुद्दा बड़ा होता है, वो मुद्दा पैसों से जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ईडी पहुंची है तो कोई ना कोई मुद्दा बड़ा हो सकता है। अब देखना होगा जब छापेमारी संपन्न होगी, जब छापेमारी खत्म होगी, उसके बाद क्या चीजें निकल कर आएंगी, किस आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, एक और बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज कई बैठकें हो रही हैं। एचईपीबी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिस्सा लेंगे, उसमें शामिल होंगे खुद मुख्यमंत्री। सुबह 11:30 बजे यानी थोड़ी देर में, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, गृहिणी योजना को लेकर यह बैठक होगी। दोपहर 3 बजे विधायकों से मुख्यमंत्री मिलेंगे और विधायकों से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बैठक करने पहुंच रहे हैं, जहां पर एचईपीबी की ये बैठक है। और नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो तमाम योजनाओं को लेकर लगातार एक्टिव मोड में जो है नजर आते हैं और इसी में हरियाणा को विकास की गति से प्रगति की ओर लेकर जाना तेज गति से, ये कहीं ना कहीं संकल्प जो बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी सरकार ने लिया है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये है, जहां पर आज फिर से एक और बैठक होने वाली है और घर गृहिणी योजना को लेकर ये मीटिंग साफ तौर पर होने वाली है। बिल्कुल, देखिए 3 बजे विधायकों से भी मुलाकात करेंगे और विधायकों से मुलाकात होगी। अभी थोड़ी देर बाद ही ये गृहिणी योजना को लेकर मीटिंग होने वाली है 11:30 बजे, यानी कुल मिलाकर अब 11:30 का वक्त हो ही चुका है और ये मीटिंग शुरू होगी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अंदर कई योजनाओं पर और योजनाओं को कैसे धरातल तक पहुंचाना है, कैसे हर उस अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाना है जिस उद्देश्य से इन जन कल्याणकारी योजनाओं का गठन किया जाता है,
और उनको उनके थ्रू जो है लोगों तक फायदा पहुंचाया जाता है। इसको लेकर हमेशा से नायब सिंह सैनी पिछले 100 दिन के या 100 दिन से ज्यादा हुए कार्यकाल में कई बार इसका बखान भी कर चुके हैं और आज भी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ आपको बता दें कि ये बैठक जो है महिलाओं के हित में होने वाली है, जहाँ पर जब सैनी सरकार दोबारा से आई थी सत्ता में तो यहाँ पर ये कहा था कि घर गृहिणी योजना के तहत जो है वो महिलाओं को 2100 रुपये महीने मिलेंगे, बेघर लोगों को मकान मिलेंगे, ये पूरी ओवरऑल योजनाएं जो है वो लेकर आए थे। तो इस बीच अब यहाँ पर फिलहाल इसको लेकर चर्चा होने वाली है, क्योंकि योजनाएं जो लाई गई है उसे लागू करना भी जरूरी है। और अपने मैनिफेस्टो में एक एक पॉइंट पे टिक लगाते हुए नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, जहां पर सभी वादे उनके ऑलमोस्ट पूरे किए जा चुके हैं। और हरियाणा को वो प्रोजेक्ट्स इस बार मिले हैं जो हरियाणा की जनता, ना ही सिर्फ सिटी तक बल्कि आखिरी गांव तक जनता को वो सहूलियत, वो प्रोजेक्ट्स और साथ ही साथ ये विकास परियोजनाओं का लाभ पहुंचा है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसी दिशा में आज एक बार फिर से ये कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर पहले हरियाणा के हवाले से बात की तो अब जम्मू कश्मीर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें रामबन में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है और दर्जनों वाहन अभी भी लापता है। 10,000 जानवर मवेशी मर चुके हैं। तो ये बादल फटने के बाद काफी नुकसान जम्मू कश्मीर के रामबन में देखने को मिला है। देखिए 300 घर, दुकानें और 400 वाहन वहां पर नष्ट हो चुके हैं। आज ये आंकड़ा सामने आया है, नुकसान ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल वहां पर इस वक्त जो ऑपरेशन है वो जारी है। वो लगातार वहां पर रोड को खोलने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई करना भी प्रशासन के लिए आसान बात नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर बादल फटा, बादल फटने के बाद 10,000 मवेशी इसकी जद में आए और उनकी मौत हो गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बहाली में अभी भी 5 दिन लगेंगे, जिसका खुद कुछ ही दिन पहले एसएसपी ट्रैफिक ने भी ये कहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे और उसके बाद ही ये हाईवे जो है वो बहाल हो पाएगा, क्योंकि मलबा इतना सड़कों पर उपाली आ गया है, लैंडस्लाइड इतना हुआ है। आप खुद तस्वीरों में देख लीजिएगा जरा, ये कितनी गाड़ियां हैं, ये पूरी तरह से इस दलदल में फंसी हुई हैं। पत्थर वहां पर आए हैं और इतना मलबा आया है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं वो पूरी तरह से इसमें जो है वो जम गई हैं। ऐसे में इसको हटाना एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए फिलहाल सरकारी मशीनरी काम कर रही है। बिल्कुल, यहाँ जम्मू कश्मीर में जब मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी हुई थी तो लोग सतर्क थे, पर ये नहीं पता था कि ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। इस वक्त आपको बता दें कि जो रास्ता है वो भी बंद है और नदीम लगातार हमारे को ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। नदीम, इस वक्त रामबन की क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि रास्ते बंद है लेकिन जो डेटा सामने आया है 10,000 मवेशी मरना, लोगों के घर तबाह होना, उनको लेकर क्या कुछ किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए रूपाली, इस वक्त हम रामबन के अंदर देखें और रामबन का लगभग ये 30-35 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसे हम करोल से धर्मकुंड के बीच का स्ट्रेच कहें। दोनों अतराफ में जनाब के आप राइट साइड देखें या लेफ्ट साइड देखें, दोनों अतराफ में तबाही का आलम है। जहां लोग बेघर हुए हैं वहीं सड़कें भी बंद है, बिजली सप्लाई बंद है, पानी की सप्लाई बंद है। और जहां हम देखें एक तरफ रामबन के अंदर लोगों के घरों में मलबा जो है दाखिल हुआ है, पानी दाखिल हुआ है, वो घर नाकाबिले रिहाइश होकर रह गए हैं। वहीं इस वक्त जहां पर मैं हूं ये धर्मकुंड का इलाका है और धर्मकुंड के इलाके में लगभग 35 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कहें कि इस वक्त हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, सरकार भी इस चीज को मॉनिटर कर रही है, लेकिन लोगों की बराबर ये डिमांड है कि जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम लोगों की इमदाद कर रहे हैं, राहत कैंप्स लगाए हैं, लेकिन वो हैं कहाँ? क्योंकि अभी भी अगर धर्मकुंड के इलाके की हम बात करें, लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि जो मकामी लोग हैं यहाँ पर, हमारे पड़ोसी वगैरह हैं, जो पास के गाँव से लोग आकर वो हमें खाना दे रहे हैं। तो एक कमरा, जहाँ हम कहें कि एक घर के अंदर 5-7 मेंबर्स होते हैं और उन्हें एक कमरा आप दे दें और वहां पे भी वॉशरूम ना हो, तो फिर ये चीज कहें कि लोगों की जिंदगी कहाँ पर महफूज है। लेकिन तो नदीम, सब तो लेकर
नदीम, जब चोट लगती है तो दर्द उसी समय नहीं होता, दर्द लगने में कम से कम 1 या 2 दिन लग जाते हैं, यानी धीरे धीरे वो दर्द शुरू होता है। लेकिन जब वो दर्द शुरू होता है तो उसको इलाज करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। यही उदाहरण हम इस पर रामबन में देख सकते हैं। पहले दिन नुकसान का इतना आकलन नहीं हो पाया था, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब तीसरा दिन है तो तीसरे दिन अब पता लग रहा है कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर अब प्रशासन के सामने तो ये बहुत बड़ी चुनौती है नदीम। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको शीतल, क्योंकि सिचुएशन किस तरह की है ये तो डे फर्स्ट में ही सब लोगों को पता थी, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन का लोग पूरा जो है इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक जो है डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और रामबन के अंदर आप देखेंगे धर्मकुंड पहले ही दिन सबकी नजरों के सामने था कि यहाँ पे जो है क्लाउड बर्स्ट जो यहाँ के लोगों के मुताबिक हुआ है और 33 परिवार जो है बेघर हो गए हैं। हालांकि इसमें माल मवेशी भी जो है इसकी जद में आया है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इस पूरी सिचुएशन को जो है मॉनिटर किया जा रहा है, टीम्स कंस्टिट्यूट की गई है कि इन तमाम चीजों को जो है तखमीना लगाया जाए ताकि हम कंपनसेट कर सकें। लेकिन अभी फिलहाल ये सब चीजें, क्योंकि हम देखें हड़बड़ाहट में सभी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगरचे हम कहें कि कहीं न कहीं ये मुश्किल भरा है उनके लिए इस पूरी सिचुएशन को टैकल करना है, कंपनसेट करना है। लेकिन आज से पहले भी रामबन के अंदर जब इस तरह की वारदातें हुई हैं और एक सेट क्राइटेरिया के तहत जो कंपनसेशन मिलता है लोगों को वही मिला है। स्पेशल पैकेज कभी भी रामबन के लिए अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नदीम हमें जानकारी दे रहे थे जहां पर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि वापस उसे नॉर्मलाइज होने में वक्त लगेगा। आगे बढ़ेंगे जहां पर आगरा के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें आगरा में धारा 163 लागू कर दी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले ये धारा 163 जो है वो लागू हुई है, जहां पर सुरक्षा एजेंसी का मुख्य सुरक्षा घेरा वहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं, उसके आगमन को लेकर फिलहाल वहां पर सुरक्षा घेरा पुख्ता कर दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले 163 वहां पर लागू कर दी गई है और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी का वहां पर मुख्य सुरक्षा घेरा होगा प्रमुखता, और दूसरे घेरे में आईपीएस स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पावरफुल देश के एक पावरफुल नेता, दूसरे सबसे बड़े पावरफुल नेता उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं। आगरा का दीदार वो करेंगे, अपने परिवार के साथ ही वो कल भारत में आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया था, उनके बच्चों के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद एक आधिकारिक का मुलाकात भी उन दोनों के नेताओं की हुई थी। जयपुर पहुंचे, जयपुर से वापस अब आज उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर पहुंचेंगे और आगरा में मोहब्बत की निशानी का दीदार करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दूं कि वो 4 दिन के दौरे पर है, जहां पर अलग अलग जगहों पर उनका दौरा था। सबसे पहले जयपुर था, उससे पहले दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में उनका वेलकम किया गया, फिर उसके बाद जयपुर घूमने गए। अब आगरा जो है वो ताजमहल देखने आ रहे हैं और इसके बाद दोबारा जयपुर जाएंगे। तो बेहद खास वक्त जो है ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए है, क्योंकि उनका परिवार भी उनके साथ आया हुआ है, उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी उनके साथ आई है। और यहाँ पर ना ही सिर्फ ये टूरिज्म के हवाले से बात की जाए कि फेमस डेस्टिनेशन घूम रहे हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पर एक बिजनेस समिट है उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तो फिलहाल ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर आगरा की सिक्योरिटी को देखते हुए 163 जो है वो धारा लागू कर दी गई है। तमाम आईपीएस अधिकारी जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप देखिए लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं सब वहाँ पर मौजूद होंगे और वहाँ पर किसी लोकल को जाने के लिए अलाउड नहीं भी किया जाएगा। और इस बीच 163 लागू होने के बाद सुरक्षा आगरा के ताजमहल की बढ़ा दी गई। बिल्कुल सही कहा आपने, सुरक्षा घेरा बहुत वहां पर पुख्ता कर दिया गया है ताकि कोई परिंदा पर न मार सके। ये जो दौरा है उनका ये सकुशल वहां पर संपन्न हो जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर है यूपी से, जहां पर 33 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। देखिए एक बार फिर से बड़ा फेरबदल, कई जिलों के डीएम बदले गए हैं और डीएम के बदलने से उस जिले की दिशा बदलने की यहां पर बात की जा रही है। वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। विशाल सिंह नए सूचना निदेशक बने हैं। कुछ लोगों को प्रमोट भी किया गया है, यानी डीएम से उन्हें सीधे मुख्यमंत्री के सचिव तक बनाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी होते हैं या उनके ऑफिस में कार्यरत होते हैं। कई जिलों के डीएम को बदला गया है क्योंकि वक्तन फोक्तन या मौके मौके
जब कई ऐसे मौके होते हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीजें हों या बाकी विकास की दृष्टि से देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए, तो वहां पर डीएम का जिले के अंदर जिले के विकास के लेकर जिले के हर व्यक्ति के कामकाज को लेकर एक बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। और यही वजह है कि ये बदलाव किया जाता है और उस बदलाव से कई चीजें बदलती भी हैं। नया चेहरा आता है, नई जिम्मेदारी आती है, नया विजन आता है और नए विजन के साथ हर जिले में काम भी होता है। रूपाली, तो बिल्कुल यहाँ पर अब फिर ब्यूरोक्रेसी को लेकर अगर बात की जाए तो ये बड़े तबादले हुए हैं और 33 यानी 33 IAS ऑफिसर्स का तबादला ट्रांसफर किया गया है। वाराणसी मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा को सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है और वहीं निदेशक सूचना शिशिर सिंह की लंबे कार्यकाल के बाद जिम्मेदारी जो है बदली गई है, ट्रांसफर कर दी गई है। उन्हें अब खादी एवं ग्रामोद्योग निदेशक बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत ऐसे नाम हैं जो बड़े नाम हैं जिन्हें अब मुख्यमंत्री ने अब सेक्रेटरी भी बनाया है, मुख्य सचिव भी कुछ एक आधा लोग बने हुए हैं और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रांसफर कर डीएम बनाया गया है। तो ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चलती रहती है जिसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं और हम जानकारी आपको देते भी हैं। तो चलिए, अभी न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।